जमीनपुर गांव में समीरा और भूमिका नाम की दो बहनें थीं। वे अपने सिर पर टोकरियों में मछलियां ले जाती थीं और उन्हें गांव की गलियों में फेरी लगाकर बेचा करती थीं। बहन, तुम उस तरफ जाओ और मैं इस तरफ, उसने कहा। फिर दोनों बहनें मछली की टोकरियां लेकर विपरीत दिशा में आवाज देने लगी। मछलियाँ, ताजा ताजा मछलियाँ, बहुत कम कीमत में। ताजा ताजा मछलियाँ, जिंदा मछली, आओ ले लो, नहीं तो कभी चली न जाए वापस पानी में, आओ जल्दी। इस तरह दोनों बहनें गांव की गलियों में मछलियां बेचकर उससे हुई कमाई से अपनी अपाहिज माँ की देखभाल किया करती थीं। उनकी माँ का नाम सरोजा था, जो लकवाग्रस्त थी और व्हीलचेयर पर ही रहती थी। वो उन दोनों बहनों के लिए सब कुछ थी। ऐसे ही एक दिन दोनों बहनें मछलियां बेचने के लिए निकली और अंधेरा होने के बाद भी घर नहीं लौटी। आज क्या हुआ? मेरी बेटी अभी तक घर क्यों नहीं आई? क्या उनके साथ कुछ हो तो नहीं गया? अब मैं किससे पूछूं? कहाँ जाऊं? उसे तरह तरह की आशंकाएं होने लगी। इसी बीच समीरा और भूमिका दोनों ने मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश किया। बेटियों को मुस्कुराते हुए घर आते देख सरोजा को जरा तसल्ली मिली। क्या तुम परेशान हो गई माँ कि हम अभी तक नहीं आए? तो फिर तुम दोनों की शादी करके अपने ससुराल जाने की उम्र हो गई है, लेकिन इस अपाहिज माँ की खातिर तुम दोनों गांव में घूम घूम कर मछलियाँ बेचती हो, पर हर रोज समय पर घर तो पहुँच जाती हो। आज इतनी देर हो गई और तुम लोग आई ही नहीं। अरे माँ, हमें एक जगह से पैसा जो मिलना था, इसलिए देर हो गई। कल से हम रोज की तरह आ जाएंगे। ऐसे ही दोनों माँ बेटियाँ आपस में बातें करती रहीं और फिर खाना खाया और सो गई। लेकिन दोनों बहनों को नींद नहीं आ रही थी। वो दोनों दालान में आ गई। दीदी, कब तक हम गांव में ऐसी फेरी लगा लगा कर मछलियाँ बेचेंगे? हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि एक ही जगह पर बैठे और ग्राहक खुद आकर मछली खरीद कर ले जाए। हाँ दीदी, बस स्टॉप पर 2-3 शटर खाली हैं, उनमें से हम एक किराए पर लेते हैं और वहाँ बैठकर दोनों मिलकर मछलियाँ बेचेंगे। क्या तुम तैयार हो इसके लिए? बोलो ना। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। घर से पैसे लेकर सुबह ही हम वहाँ जाकर उस शटर के मालिक से बात करेंगे और किराए पर ले लेंगे, ठीक है? इस तरह दोनों बहनों ने किराए पर दुकान लेने का निर्णय लिया और फिर अपने बिस्तर पर जाकर सो गए। अगले दिन वे अपनी माँ को बताकर पैसे लेती हैं और उस शटर के मालिक से सारी बात करके उसे पैसे देती हैं। बड़े करीने से वे दुकान को सजाती हैं और उस पर सरोजा फिश बिजनेस नाम से एक बोर्ड लगाती हैं। अपनी दुकान शुरू हुई देख वे तीनों खुशी से फूली नहीं समाती। उनकी माँ कहती है, बहुत बढ़िया बेटियों, मछली बेचने का काम, अब तुम एक कदम इसमें आगे बढ़ गई हो। अब तुम्हें दिन भर इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुबह उठकर तुम आराम से मछलियाँ लेकर इस दुकान में रखकर बेचोगी। हाँ माँ। बहन, तुम जाओ और माँ को घर छोड़ दो, फिर वापस आ जाना। भूमिका माँ सरोजा को साथ लेकर वहाँ से चल पड़ी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। दुकान शुरू कर बहनों का मछली का धंधा अच्छा चल निकला था। एक दिन राम स्वरूप, जो नियमित रूप से उनसे मछलियाँ खरीदता था, उस दुकान पर आता है। बेटी समीरा, आज क्या क्या मछलियाँ हैं? सारी तरह की मछलियाँ हैं। काका, बताइए कौन सी चाहिए आपको? तुम मछलियाँ कहाँ से लाती हो? कितनी ताजा होती हैं ये? ये तो एक राज है काका, बता नहीं सकेंगे। और आपको क्या फर्क पड़ता है कि हम मछली कहाँ से लाते हैं? आपको पसंद तो आती है ना, आप सब उन्हें खुशी खुशी। हाँ भूमिका, तुम्हारी काकी हमेशा तुम्हारे यहाँ से ही मछली लाने को कहती है मुझे। काकी से मेरा प्रणाम कहिएगा। फिर राम स्वरूप ने अपनी मछली बताई। उन्होंने एक पैकेट में रखी और उसे दे दी। राम स्वरूप ने पैसे दिए और चला गया। दोनों बहनें दुकान में बैठी इधर उधर की गप्पे मार रही थी। इस बीच एक महिला गंगा मछली खरीदने के लिए वहाँ आई। अरे बेटी, तुम दोनों शादी नहीं करोगी क्या? इस मछली की दुकान लेने से कुछ ही दिन हुए, जरा अच्छा लग रहा है चाची। जल्दी करेंगे शादी भी। शादी के बाद भी तुम लोग इतनी अच्छी और स्वादिष्ट मछलियाँ बेचती रहना बेटा, बंद नहीं करना। ठीक है चाची, हम आपको ना कैसे कहें। अच्छा बताइए, कितनी किलो तौलते हो आप? 2 किलो दे दो बेटी। देखो, मैं किसी से कहूँगी नहीं,
लेकिन तुम दोनों इन मछलियों को लाती कहाँ से हो? इतनी तरोताजा होती हैं हमेशा। यही तो राज है चाची, हम कहाँ से ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, ये जान के क्या करना। आप तो मछलियाँ खरीदो और अलग अलग करी बनाकर खिलाओ। आप सबको मछली पसंद आती है, हम दोनों को बड़ी खुशी होती है इस बात पर। भूमि ने अपना राज राज ही रहने दिया। समीरा गंगा को 2 किलो मछलियाँ देती है, गंगा पैसे देती है और मछलियाँ लेकर वहाँ से चली जाती है। सरोजा और उसकी बेटियों ने खूब अच्छा पैसा कमाया। उन्होंने एक घर भी खरीदा और साथ ही एक कार भी। कुछ दिनों के बाद उनकी माँ उनके लिए रिश्ते की तलाश शुरू कर देती है। ये जानकर दोनों बहनों को बड़ा दुख होता है और वो अपनी माँ को मनाने की कोशिश करती हैं। अगर तुम हमारी शादी कर दोगी तो तुम अकेली नहीं हो जाओगी क्या माँ? हाँ माँ, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? तुम लोगों ने इतना बड़ा घर जो बनाया है उसी में रहूंगी। एक दिन तो सभी को मरना है, तब क्या मेरी बेटियां और दामाद अपने कांधों पर रखकर मुझे शमशान घाट नहीं ले जाएंगे? मेरा अंतिम संस्कार नहीं करोगी क्या? माँ की बात सुनकर दोनों बहनों की रुलाई सी छूट गई। वे अपनी माँ के कहे का मान रखती हैं और फिर समीरा अशोक से शादी करती है और भूमिका प्रकाश से, और खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती हैं। देवापुर गांव में 2 बहनें रहती थी, बड़ी हर्षिता और छोटी सहिती। हर्षिता समझदार थी, लेकिन सहिती में बहुत बचपना था। दोनों एक दूसरे से हमेशा लड़ती रहती थी और हमेशा एक दूसरे की शिकायतें करती रहती थी। अपनी बेटियों की रोज रोज की शिकायतों से तंग आकर उनके माता पिता नाग बाबू और रत्नम ने एक निर्णय लिया और दोनों बेटियों को हॉल में बुलाया। अच्छा बताओ, तुम दोनों में से किसकी शादी पहले करवाकर उसे ससुराल भेजना है? तुम दोनों का एक साथ रहना तो बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। पापा, मैंने अभी किया ही क्या है, पहले मुझे अपने पैरों पर खड़े होने दो, फिर करूंगी। क्या दीदी, क्या तुम अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो? क्या तुम जिन पर खड़ी हो लकड़ी के टुकड़े हैं? हाँ बोलो ना। मन तो करता है कि तुम्हारा सिर ही मुंडवा दूं। हाँ नहीं तो? क्यों नहीं करेगा, जरूर करेगा। तुम्हारे बाल इतने बेकार जो हैं, मेरे बालों से विग बनाकर पहनने का कर रहा होगा, तभी तो मैं तुम्हारे साथ ब्यूटी पार्लर नहीं जाती। देखो सही गुस्सा आ रहा है मुझे। कितना आ रहा है दीदी? 25 ग्राम, आधा किलो या 2 किलो? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, ये सड़े हुए जोक सुनाना ना बंद करो। क्या टमाटर जैसा सड़ा या प्याज जैसा, फिर कड़वी करेले जैसा? मुझे बता दो, मैं झट से ताजा वाला यूज कर लूंगी। पापा देखो ना कैसे पागलों जैसे बातें कर रही है। आप ऐसा करो, इसकी शादी करवा दो पहले। अरे दीदी, मैं तो बहुत पहले से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर बड़ी बहन से पहले मेरी शादी हो गई तो लोगों को लगेगा कि तुम्हारी कुंडली में कोई दोष है, इसलिए छोटी बहन की शादी पहले कर रहे हैं, फिर तुमको ही परेशानी होगी। क्यों पापा, है ना? पापा मैं पार्लर जा रही हूँ, बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ भाई, आखिर तुम्हारा मुखड़ा देखे बिना पार्लर कैसे खुलेगा? तो जाओ। बिना कुछ बोले हर्षिता चुपचाप वहाँ से चली गई। ये देखकर सहिती हंस पड़ी। क्या सहिती, तुम क्यों अपनी बहन को इस तरह चिढ़ाती रहती हो? देखो गुस्से में चली गई ना वो। ये गलत है बेटा। कहाँ गई है पापा? हमारे ब्यूटी पार्लर ही तो गई है, मैं भी जाऊंगी वहाँ तो अब। उसने ऐसा कहा और वो भी वहाँ से चली गई। वहाँ हर्षिता ने ब्यूटी पार्लर खोला जो उसी के नाम पर था। फिर उसने पार्लर की सफाई की और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। तभी सहिती वहाँ आ गई। अरे मुझे भी नमस्कार करो, इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। देखना बाकी सारे ब्यूटी पार्लर बंद हो जाएंगे, बस तुम ही नट कमाओगी। तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही तेज चलने लगी है। अच्छा होगा इस पर थोड़ा ब्रेक लगाओ, मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ सामान लाना है। हर्षिता चली गई और अब सिर्फ सहिती ही ब्यूटी पार्लर में अकेली थी। कुछ समय के बाद हरिका नाम की एक महिला ब्यूटी पार्लर में आई। बताइए मैडम, क्या करवाना है? ये हर्षिता ब्यूटी पार्लर ही है ना? है तो कहिए ना। मुझे नेल पॉलिश लगवानी थी। बिल्कुल मैडम, आप बैठिए ना, मैं अभी नेल पॉलिश करने का सामान लेकर आती हूँ। उसने ऐसा कहा और अंदर चली गई। हरिका कुर्सी पर बैठ गई। 2 मिनट के बाद सहिती एक छोटा सा डिब्बा लेकर आई और हरिका के सामने रख दिया। उसने डिब्बे में से ब्लेड, ब्रश, चाकू और
कैंची जैसी चीजें निकाली। हरिका उन चीजों को अजीब तरह से देखने लगी और उसने सहिती से पूछा, ये सब काटने वाली चीजें क्यों लाई हो तुम? आपने नेल पॉलिश करने को ही कहा है ना? हाँ, लेकिन नेल पॉलिश के लिए इन सब चीजों की क्या जरूरत है? क्यों नहीं, जब हम सुनार की दुकान पर अपनी चेन पॉलिश करवाने के लिए जाते हैं तो निकाल कर उसे अपनी चेन देते हैं, तभी तो वो उसे पॉलिश करता है ना, है कि नहीं? हाँ, तो वैसे ही अगर आपको अपने नेल्स पॉलिश करवाने हैं तो आपको भी अपने नाखून काटकर मुझे देने होंगे। मैं उन्हें पॉलिश करके आपको लौटा दूंगी। बस इतना सा ही तो काम करना है मुझे अपना काम पता है। क्या तुम पागल हो? क्या ऐसे नेल पॉलिश किए जाते हैं? मुझे पता है मैडम, नेल्स ऐसे ही पॉलिश किए जाते हैं। अगर आपको डर लग रहा है तो बस अपनी आंखें कस कर बंद कर लो। बस 2 मिनट का ही तो काम है। जैसे ही सहिती ने काटने वाला ब्लेड हाथ में लिया, हरिका के होश उड़ गए और वो 9-2-11 हो गई। ये देखकर सहिती खूब हंसने लगी। 10 मिनट बाद मेघना नाम की एक महिला वहाँ आई। बताइए मैडम, क्या करवाएंगी? हेयर स्ट्रेटनिंग और क्लीन अप भी कर दोगी? जरूर, बैठिए। मेघना कुर्सी पर बैठ गई और सहिती सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, अब बस आप ही मुझे बचा सकते हो। उसने मनी मन में भगवान को याद किया और सबसे पहले मेघना का चेहरा धोया। उसे पता नहीं था कि क्लीन अप कैसे करते हैं, तो उसने मेघना के चेहरे पर ब्लीचिंग पाउडर लगा दिया और उसकी आंखों पर खीरे के टुकड़े रख दिए। उसके बाद बालों को सीधा करने के लिए उसने स्ट्रेटनर और कंघी ले ली। अब तक मेघना का चेहरा एकदम काला हो गया था। ये देख सहिती बड़े टेंशन में आ गई और उसने स्ट्रेटनर का तापमान बहुत ज्यादा कर दिया और उसके सारे बाल उड़ गए। क्या मैं अपना चेहरा देख सकती हूँ? मेघना को शक हुआ। नहीं, अभी नहीं, मैं आपको बता दूंगी कि आप कब खुद को आईने में देख सकती हो। अभी तो धोया है आपका चेहरा। ऐसा बोलकर सहिती ने मेघना को आईना देखने से रोकने की कोशिश की, लेकिन मेघना खुद को रोक नहीं पाई और उसने अपने आप को आईने में देखा। वो चौंक गई। उसका काला चेहरा और आधा मुड़ा सर। सहिती को उसके हाल पर हंसी आ रही थी। ये देखकर मेघना गुस्से से फट पड़ी, गला पकड़ा और उसके गालों पर एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। तभी हर्षिता पार्लर में वापस आ गई। सब कुछ जानने के बाद हर्षिता मेघना से कुछ न कह सकी और माफी मांगने लगी और सहिती वो तो चुपके से वहाँ से बाहर निकल गई। सॉरी मैडम, मैं दिल से माफी मांगती हूँ आपसे। फिर ऐसा मैम नहीं होगा, आप पैसे मत दीजिए। मेघना ने अपने सिर को दुपट्टे से ढका और बाहर निकल गई। जब उसकी नजर हर्षिता ब्यूटी पार्लर के बोर्ड पर पड़ी तो उसने तुरंत एक पत्थर उठाया और जोर से उस बोर्ड पर दे मारा। फिर वो पैर पटकती हुई चली गई। ये सब देखकर हर्षिता ने अपना सिर पकड़ लिया। वहाँ सहिती पास ही एक दीवार के पीछे खड़ी ये सब देख रही थी और अपनी हंसी दबा रही थी।